हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोजेक्ट का कंटेंट डिस्कस करूंगी। ये एक सैम्पल प्रोजेक्ट है जिसकी हेल्प से आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं, इससे हिंट ले सकते हैं, इससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर एंड देयर टाइप। इसमें हमें कंज्यूमर की डेफिनेशन लिखनी है इंट्रोडक्शन में, ठीक है। उसके बाद इनके टाइप्स लिखने हैं, कितने टाइप के कंज्यूमर होते हैं, क्या क्या टाइप्स हैं उनके। पॉज करके देख सकते हैं वीडियो को। कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे हम कंज्यूमर्स के, एंड देन कंक्लूजन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। इसमें भी इंट्रोडक्शन लिखेंगे पहले, और उसके बाद वो पॉइंट्स लिखेंगे जिससे कंज्यूमर को एक्सप्लॉयट किया जाता है। जैसे कि फर्स्ट हमारा पॉइंट हो गया फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। प्राइस का हो जाता है, जैसे प्राइजेज़ हमारे बड़े हाई लेते हैं और प्राइजेज़ रियलिटी में उस चीज़ का बहुत कम होता है। हिडन फी हो गया, डिसेप्टिव पैकेजिंग, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट टर्म, प्रेडेटरी लैंडिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, अनसॉलिसाइटेड सेल्स, ठीक है। ये सब हमारे एक्सप्लॉयटेशन के वो हो गए, मोड्स हो गए जिस तरह से एक कंज्यूमर को एक्सप्लॉयट किया जाता है। उसके बाद थर्ड टॉपिक है हमारा कंज्यूमर अवेयरनेस एम्पावरिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। इंट्रोडक्शन लिखेंगे इसका भी। द नीड फॉर कंज्यूमर अवेयरनेस, क्या नीड है, क्यों हमें कंज्यूमर को अवेयर करना चाहिए, वो लिखेंगे। उसके बाद बेनिफिट्स लिखेंगे। फॉस्टरिंग कंज्यूमर अवेयरनेस, और भी पॉइंट्स हैं इसके थोड़े। उसके बाद कंक्लूजन। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है कंज्यूमर अवेयरनेस इनिशिएटिव इन इंडिया, ठीक है। इंडिया ने क्या क्या कदम उठाए कंज्यूमर अवेयरनेस के रिगार्डिंग, वो देखेंगे। इंट्रोडक्शन लिखेंगे इसमें भी। कंज्यूमर अवेयरनेस इनिशिएटिव इन इंडिया, बेनिफिट्स, इम्पैक्ट, एंड देन कंक्लूजन। अब फिफ्थ टॉपिक है हमारा एम्पावरिंग कंज्यूमर अंडरस्टैंडिंग योर राइट्स इन इंडिया। इंट्रोडक्शन। आप कंज्यूमर के राइट्स लिखेंगे। राइट टू सेफ्टी हो गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन हो गया, राइट टू चूज़ हो गया, राइट टू रिड्रेसल हो गया, राइट टू हेयरिंग हो गया, राइट टू कॉम्पनसेशन हो गया, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन हो गया। ये सब हमारे कंज्यूमर के राइट्स हैं। उसके बाद कंक्लूजन। अब है प्रोडक्ट लेबलिंग रिक्वायरमेंट इन इंडिया, अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड। अब प्रोडक्ट लेबलिंग जो की जाती है उसमें कितनी बातें सच लिखी होती है, कितनी बातें झूठ लिखी होती है, वो सब हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। जितनी भी हम एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, हमें लगता है इसमें कुछ ऐसा है, इसमें कुछ विटामिन है जिससे हमें एनर्जी मिलेगी, कुछ मिनरल्स है, क्योंकि उनकी लेबलिंग इस तरह से की होती है। बट इन रियलिटी उनमें कुछ भी नहीं होता सिवाय शुगर के और कुछ चॉकलेट पाउडर के। जैसे इंट्रोडक्शन। अब जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो FSSAI से अप्रूव्ड होने के बाद ही, जो खाने वाले प्रोडक्ट होते हैं वो उसके बाद ही हम सेल कर सकते हैं, तो इससे अप्रूव करवाना बहुत ज़रूरी है। अब फूड प्रोडक्ट में लेबलिंग किस तरह से की जानी चाहिए, एक आइडियल लेबलिंग कैसी होती है, क्या आपके भी प्रोडक्ट में ये लेबलिंग है। सबसे पहले नेम होता है, एड्रेस होता है मैन्युफैक्चरर का, पैकर का, इंपोर्टर का। प्रोडक्ट का नेम होगा, उसका डिस्क्रिप्शन होगा, उसके इंग्रेडिएंट लिखे होंगे, जो एक एक इंग्रेडिएंट उसने प्रोडक्ट में डाला है उसको लिखना पड़ेगा। न्यूट्रिशन वैल्यू होगी हर इंग्रेडिएंट की, कि भाई इसमें इतना हमने शुगर डाला है, इसमें इतना हमने सॉल्ट डाला है, ठीक है। उसमें सिंबल होगा वेज का और नॉन वेज का, क्योंकि आपको पता है इंडिया में बहुत सारे लोग वेजिटेरियन हैं और वो प्रेफर नहीं करते, वो अंडे वाला केक भी नहीं खाते हैं। जो वो केक आता है ना पैकेट वाला, उसमें भी रेड और ग्रीन का मार्क होता है। तो इस टाइप के हमें लेबलिंग करनी है उस पर। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की, वो जो प्रोडक्ट है वो बना कब था, वो पैक कब हुआ था,
बैच किस बैच में था, लॉट नंबर क्या था, उसकी नेट क्वांटिटी कितनी है, भाई जितने का आप प्रॉमिस कर रहे हो क्या उतना हमें दे रहे हो कि नहीं दे रहे। फिर एक कंट्री ऑफ ओरिजिन, कंट्री का भी लिखना ज़रूरी है, और जो जो फूड प्रोडक्ट इंपोर्ट किए हैं वो सब भी, राइट। उसके बाद प्राइस तो एमआरपी उस पर मेंशन है ही, मतलब एमआरपी तो मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। नॉन फूड प्रोडक्ट में क्या क्या लिखना होता है, जो फूड प्रोडक्ट नहीं होते हैं उनमें प्रोडक्ट का नेम, डिस्क्रिप्शन, इंग्रेडिएंट, नेट क्वांटिटी लिखते हैं, नेम लिखते हैं अगेन मैन्युफैक्चरर का, पैकर का, इंपोर्टर का, इंस्ट्रक्शन लिखते हैं कैसे यूज़ करना है, जैसे मेडिसिन वगैरह पे लिखा होता है ना कि भाई इसको पानी के साथ लो, दूध के साथ लो, है ना। वार्निंग भी लिखते हैं, जैसे अगर हम फ़िनाइल की बात करें तो फ़िनाइल पे वार्निंग लिखी होती है कि बच्चों की पहुंच से बाहर रखा जाए, इसको ज़्यादा ना यूज़ किया जाए, ठीक है, या ऐसा ना हो कि आप इसको पी जाएं, वैसे पीता तो कोई नहीं है। कंट्री ऑफ ओरिजिन लिखना होता है इसमें भी। अब एडिशनल रिक्वायरमेंट क्या है, लेबलिंग लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, इंग्लिश हो सकती है, हिंदी में देवनागरी स्क्रिप्ट हो सकती है, अगर हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में वो बिक रहा है तो प्रोडक्ट। लेबलिंग इन्फॉर्मेशन बहुत क्लियर होनी चाहिए, प्रोमिनेंट और लेजिट होनी चाहिए। लेजिट मतलब बहुत ओरिजिनल, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी फेक लिख रहे हो उस पर, ठीक है, लेजिबल होनी चाहिए। नो फॉल्स, मिसलीडिंग, डिसेप्टिव इन्फॉर्मेशन, कोई फॉल्स एंड मिसलीडिंग एंड डिसेप्टिव इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। जैसे कि बहुत सारे हेयर ऑयल की ऐड आती है ना, कि वो आपको दिखाते हैं कि आपके पहले बहुत पतले बाल थे, बहुत सफ़ेद बाल थे, और एक हफ्ते बाद ही आपके बाल बिल्कुल ही इतने लंबे हो गए कि आपके बाल आपकी नीज तक आ रहे हैं। तो ये सब बेटा डिसेप्टिव इन्फॉर्मेशन होती है, इन पे आपको कभी भी बिलीव नहीं करना चाहिए। हो सकता है प्रोडक्ट असर करते हो, बट इतना जल्दी नहीं कि आपको एक हफ्ते में ही पूरे रपंजल जितने बाल लंबे मिल जाएंगे, या फिर वो भी होता है जिसमें कुछ कुछ क्रीम्स क्लेम करती है कि वो आपको बिल्कुल गोरा कर देंगे, दैट इज़ मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। एंड देन वी हैव कंपाइलेंस विथ रेलिवेंट रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड। अब जो भी रेगुलेशन है, स्टैंडर्ड है, ठीक है, जो मार्क, ऑथेंटिक मार्क, जैसे कि अगर हम बात करें गोल्ड की तो उस पर हॉलमार्क का साइन होता है, अगर हम बात करें गेहूं वगैरह की तो उस पर एग्रो मार्क होता है, तो ये सब स्टैंडर्ड एंड रेगुलेटरी मार्क भी होने चाहिए एडिशनल रिक्वायरमेंट में। फिर आता है हमारा कंक्लूजन। अब 7th हमारा टॉपिक है जो बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं हॉट टॉपिक है आजकल के टाइम का, ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड। अच्छा, आपको कभी कॉल आया घर पे कि मैडम आपकी लॉटरी लग गई, आपको कार मिलने वाली है, या आप हमें अपना OTP शेयर करो, मैं आपको 2000 रुपये क्रेडिट करूँगा क्योंकि आपने शॉपिंग ऐप से जीता है। तो बेटा ये सब होते हैं ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड। बिलीव मी, मेरे पास 2 बार कॉल आया था। एक बार नैनो कार के लिए आया था जो अब चलती भी नहीं है, नैनो पता नहीं ऑल्टो कौन सी कार थी वो, और दूसरा आया था 50,000 कैश का कि आप हमें अपना OTP दो, हम आपको 50,000 कैश देंगे। और एक और आया था, इसमें वो कह रहा था, जो वो पर्सन था वो कह रहा था कि मैडम आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। इस मतलब किसी बैंक का नाम लिया था उसने, किसी XYZ बैंक का नाम लिया था जो मेरा बैंक है भी नहीं। तो फिर मैं समझ गई कि ये फ्रॉड कॉल है। मैंने फिर उससे और बात की ऐसे ही मज़े मज़े में, मैंने कहा ठीक है फिर क्या करना है, कैसे प्रोसीडिंग करनी है। फिर वो बेचारा पूरा मेथड बता रहा था, ये करो वो करो। फिर मैंने एंड में कहा कि मेरा तो इसमें अकाउंट ही नहीं है, ये ऐसे कैसे फ्रॉड हो जाएगा। तो देन उसने कॉल ही कट कर दिया। तो इस तरह के फ्रॉड हो सकते हैं। अब बाय चांस वो बैंक अकाउंट बोल देता जो मेरा था, तो मुझे बिलीव हो ही जाता ना। बट बैंक खुद ही आपको ये चेतावनी देता है, वार्निंग देता है कि आपको हमारी तरफ से ऐसा सच कोई कॉल नहीं आएगा और हम कभी भी आपसे आपका OTP नहीं पूछेंगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए मैंने खुद से टॉपिक डाला है ताकि बेटा आप इन तरह के स्कैम्स में ना फंसो। बहुत अच्छी सीरीज़ है नेटफ्लिक्स पे, जमतारा, उसको देखना। दैट इज़ ऑल अबाउट ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड एंड ऑनलाइन OTP स्कैम, राइट। चलो बहुत बातें हो गई, अब ये देखते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ठीक है। अब क्या क्या ऑनलाइन स्कैमिंग होती है, फ़िशिंग होती है एक तो, जहाँ जिसमें आपके जो फ्रॉडस्टर होते हैं वो फेक ईमेल भेजते हैं, फेक मैसेज भेजते हैं, ठीक है, और बोलते हैं कि हम इस स्टोर से बिलोंग करते हैं। कुछ कुछ इवन वो फेमस स्टोर का नाम भी लेते हैं। जैसे मेरे जो फर्स्ट वाला केस था उसमें उसने एक बहुत ही फेमस स्टोर का नाम लिया था कि भाई आपने, क्योंकि आप शॉपिंग करते हो इस स्टोर से, तो आपको ये प्राइज़ मिला है। उसके बाद वो आपसे पासवर्ड मांगेंगे, OTP, कार्ड डिटेल्स मांगेंगे, जो आपको बिल्कुल भी नहीं देनी है, राइट। फेक ऑनलाइन स्टोर, इंस्टा पे देखा होगा आपने, बहुत सारे लोग होते हैं जो फेक ऑनलाइन स्टोर बना लेते हैं। आप उनको पेमेंट कर देते हो, आपका प्रोडक्ट आता ही नहीं है। ऐसा मेरी फ्रेंड के साथ हुआ था। तो
मैंने सोचा मैं इस टॉपिक को तो ज़रूर डालूँगी इसमें, क्योंकि ये आजकल का ये जो चल रहा है ना, मतलब क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो ये वाले फ्रॉड ना बहुत ईज़िली हो रहे हैं लोगों के साथ। फिर है प्रोडक्ट स्कैम। अब प्रोडक्ट स्कैम भी होता है, ऐसा प्रोडक्ट जो फ्रॉडस्टर सेल्स फेक और नॉन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। मतलब मान लो भाई आपको कोई पर्सन है, मान लो रमेश शर्मा है, ठीक है। अब एक कॉल आता है उसको प्रॉपर्टी डीलिंग वेबसाइट से कि सर यहाँ पे कुछ जगह है, कुछ XYZ जगह है, यहाँ पे ना फ्लैट्स मिल रहे हैं और बड़े ही कम प्राइस पे, लाइक 2-3 लाख की तो ज़मीन ही मिल रही है। अब कोई भी बंदा होगा वो 2-3 लाख की ज़मीन का लालच कर ही लेगा, क्योंकि इतनी सस्ती ज़मीन तो मिलती नहीं है। एंड देन उसको वो पेमेंट मान लो कर दी उसने, और वो जो फ्रॉडस्टर है, अब वो जगह तो एग्जिस्ट करती नहीं है, ना ही उसकी कोई प्रॉपर्टी थी कि उसने उस पर्सन को इन रिटर्न प्रॉपर्टी दी थी। तो इस तरह के प्रोडक्ट भी सेल होते हैं जो नॉन एग्जिस्टेंट होते हैं, मतलब उनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, वो बस आपको ऐसे ही उल्लू बना रहे हैं, पागल बना रहे हैं। उसके बाद है पेमेंट फ्रॉड। अब पेमेंट फ्रॉड भी होता है। स्कैमर क्या करते हैं, यूज़ स्टोलन क्रेडिट कार्ड, वो एक चुरा लेते हैं क्रेडिट कार्ड को, उसकी इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं और फिर उस इन्फॉर्मेशन से वो आपके बैंक से सेल्फ पेमेंट कर लेते हैं अपने बैंक में। तो ये भी बहुत ही आम क्राइम हो चुका है। फिर है आइडेंटिटी थेफ्ट, वेरी वेरी डेंजरस। इसमें क्या होता है, एक पर्सन आपकी आइडेंटिटी बन के, मतलब मान लो कि भाई रमा है जैसे, अब रमा बिल्कुल ऑनलाइन शॉपिंग करती है और रमा के पास सारे नेट बैंकिंग है, तो कोई स्कैमर होगा या कोई हैकर होगा, वो क्या करेगा, वो रमा बन जाएगा और रमा के नाम पे वो जितना भी खर्चा है, जितनी भी शॉपिंग, या रमा के नाम पे अपनी ट्रांजैक्शन करेगा पैसों की सारी रमा के अकाउंट से अपने अकाउंट में। तो इस तरह के फ्रॉड बहुत ही डेंजरस फ्रॉड हो गए हैं। मतलब पहले तो चलो ये होता था कि एक फ़िज़िकल प्रोडक्ट होता था, एक दुकानदार होता था, तो उसने नाप तोल करने में गलती कर दी तो हमने उसको वहीं के वहीं पकड़ लिया। लेकिन अब तो ऐसे ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं ना बेटा, कि आप सोच भी नहीं सकते कि कब किसके साथ फ्रॉड हो जाए, क्योंकि इट्स वेरी डेंजरस टू लिव इन दिस साइबर वर्ल्ड, जहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऑक्शन फ्रॉड भी होता है। स्कैमर पोज एज सेलर ऑन ऑनलाइन ऑक्शन साइट्स। तो ऑनलाइन ऑक्शन साइट्स भी होती हैं। ऑक्शन क्या होता है, जैसे कि नीलामी करते हैं ना, मान लो बहुत एंटीक चीज़ें हैं, तो जिसने अच्छा प्राइस दिया उसको वो एंटीक चीज़ मिल जाती है। तो ऑक्शन फ्रॉड में यही होता है कि वहाँ पे आपको मतलब स्कैमर क्या करेगा, वो एज अ सेलर प्रिटेंड करेगा खुद को और बोलेगा कि मेरी ऑनलाइन साइट पे कुछ अच्छे ऑथेंटिक प्रोडक्ट है जिसका ऑक्शन लग रहा है, और लोग पे भी कर देंगे जिसने उस ऑक्शन को जीता, और वो फिर बिल्कुल लुट जाएंगे। मतलब लुटना इन द सेंस बिल्कुल फ्रॉड हो जाएगा, स्कैम हो जाएगा उनके साथ। गिफ्ट कार्ड फ्रॉड। अच्छा, ये गिफ्ट कार्ड फ्रॉड है ना, ये वाला फ्रॉड होने वाला था मेरे साथ, जिसमें मैंने आपको बताया था ना कि उसने पर्सन ने कॉल किया और कहा कि आप अच्छे, मतलब हमारे लॉयल कंज्यूमर हैं, आप हमेशा शॉपिंग करते हैं, तो आपको हम गिफ्ट कार्ड दे रहे हैं कैश 50,000 का। ये वाला गिफ्ट कार्ड वाला फ्रॉड था। तो उसने बदले में क्या मांगा था, मेरा कुछ पेन का नंबर और कहा था फ़ोन नंबर दो, उस मतलब फ़ोन नंबर में आपका OTP आएगा वो देना। पर मैंने इनमें से कुछ भी नहीं दिया, बिकॉज आई एम सो अवेयर कि ये सब फ्रॉड होता है और कोई इतना अच्छा नहीं है कि आपको 50,000 का इनाम दे देगा। मतलब आपने शॉपिंग की है 1,000 रुपये की और वो इतना इम्प्रेस हो गई वो शॉपिंग वेबसाइट्स आपसे कि वो आपको 50,000 दे रही है इसके बदले में। दैट इज़ सो फुलिश। फिर है रिटर्न फ्रॉड। अब रिटर्न फ्रॉड भी होता है। कुछ कुछ ऐसी वेबसाइट होती है जिससे आप कुछ मंगा लेते हो, ठीक है, मान लो कुछ XY, मतलब कुछ भी ऐसे नाम ले लिया मैंने, XY AB करके कोई मान लो है वेबसाइट है, अब आपने कुछ भी मंगाया उससे, ठीक है। अब वो प्रोडक्ट आपको अच्छा नहीं लगा, आपने उसको रिटर्न करवाया, पर आपने देखा कोई रिटर्न सर्विस है ही नहीं उसकी, मतलब वो तो आपके साथ स्कैम कर गए। क्या हो सकता है उन्होंने चोरी किया हो, प्रोडक्ट आपको बेचा हो। प्राइस फ्रॉड भी होता है। कभी कभी स्कैमर क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं प्राइजेस को और ऑफ़र करते हैं फेक डिस्काउंट। जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट है 1,000 रुपये का, ठीक है, उस पर उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने 2,000 रुपये का तो प्राइस रख दिया, सेलिंग प्राइस, और उस पर दे दिया पूरा 50% डिस्काउंट। तो आपको तो बिलीव हो जाएगा ना कि हाँ भाई 2,000 की चीज़ हमको 50% डिस्काउंट पे मिल रही है, तो आप खरीदोगे, हालांकि आप उतने में ही खरीदो जितना उसका प्राइस है। तो ये फ्रॉड होते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्रॉड। आपने वो मूवी देखी हेरा फेरी, लक्ष्मी चिट फंड वाला, आपको याद होगा वो, जिसमें लक्ष्मी चिट फंड में क्या करते हैं, वो अनुराधा होती है, उसमें वो कहती है कि आप 1 करोड़ दो, मैं उसका डबल करके दूंगी। तो ये होते हैं इन्वेस्टमेंट फ्रॉड। ऐसे चिट फंड्स काफ़ी सारे होते हैं जो आपके पैसे को डबल, ट्रिपल, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स करने का
क्लेम करते हैं, लेकिन ऐसा रियलिटी में बेटा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब अगर आप ऐसी चीज़ों में ना ही फंसे तो अच्छा है। इवन आपके पेरेंट है, आपका रिलेटिव है, कोई भी है, उन्हें एक बार आप आगाह कीजिए कि इन्वेस्टमेंट फ्रॉड नाम की भी कोई चीज़ होती है, क्योंकि कुछ कुछ लोगों को दे आर नॉट अवेयर। और इसलिए हमारी जो CBSE उन्होंने आपको एक प्रोजेक्ट बनाने को दिया है ताकि आप इन सब फ्रॉड्स से, इन सब स्कैम्स से अवेयर हो जाइए और आप एक इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर बनिए, ताकि आपको कोई फ़ायदा ना उठा सके। ओके, रिसर्च द वेबसाइट एंड सेलर बिफोर। अच्छा, अब क्या क्या स्टेप ले सकते हैं आप जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं ना, आप वेबसाइट को अच्छे से देखो कि भाई उस वेबसाइट का SSL सर्टिफिकेट है या नहीं है। तो ये SSL सर्टिफिकेट होता है वेबसाइट ऑथेंटिकेशन का सर्टिफिकेट। अगर है तो मतलब वेबसाइट ऑथेंटिक है आपकी, और क्या वेबसाइट का सिक्योर कनेक्शन है। ठीक है, रिव्यू पढ़िए, वेबसाइट के रेटिंग रिव्यू। कॉशियस रहिए अनरियलिस्टिक ऑफर से कि भाई बिल्कुल 1000 का प्रोडक्ट है और आपको वो 1 रुपये में दे रहा है, तो मतलब समझ जाइए वहाँ पे स्कैम हो रहा है आपके साथ। कि पर्सनल एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सिक्योर। कभी भी अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन या फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है ना, वो किसी वेबसाइट पे अगर वो ऑथेंटिक बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी देने की ज़रूरत नहीं है आपको। मॉनिटर करिए अपने अकाउंट को, क्रेडिट रिपोर्ट को रेगुलरली। ठीक है, ये सब आपको आज मैं आपको एक टास्क देती हूँ। मैंने ना इतने सारे टॉपिक्स में से इस टॉपिक को सबसे ज़्यादा एलेबोरेट किया है आपके लिए। चाहती तो मैं भी इसको स्क्रॉल डाउन एंड अप करके छोड़ देती। मैंने जानबूझ के ऐसा किया है ताकि आप अवेयर हो सको इन सब फ्रॉड से, क्योंकि ये फ्रॉड अगर मेरे साथ हो सकता है, मतलब हुआ नहीं, मुझे पता था, मैं अवेयर थी, तो ये किसी के भी साथ हो सकता है। और जो आप जिस एज में हो ना, आप टीनेजर, तो यू आर मोर वनरेबल टू दीज काइंड ऑफ फ्रॉड्स। तो आपको ये अच्छे से एक बार दोबारा देखना है, सारे फ्रॉड्स जो मैंने डिस्क्राइब किए, आपको बताना है अपने फ्रेंड्स को भी और अपने पेरेंट्स को भी। ठीक है, ओके। रिपोर्ट सस्पिशियस एक्टिविटी टू द रेलिवेंट अथॉरिटी। अच्छा, कभी आपके साथ कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी हो गई, जैसे मान लो आपने कोई पेमेंट नहीं की पर फिर भी आपके बैंक से कुछ पैसे कट गया, कुछ है, तो तुरंत ही आपको बैंक को इन्फॉर्म करना है। ठीक है, और जो रिलेटिव अथॉरिटी है उनको आपको इन्फॉर्म करना है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंज्यूमर कोर्ट्स एंड इट्स फंक्शन। ठीक है, कंज्यूमर कोर्ट क्या होते हैं, जिसमें सारे कंज्यूमर के डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व किया जाता है, जिनको मतलब क्लेम वगैरह जिसको जो लेना होता है कंज्यूमर को, किसी कंपनी पे या किसी शॉपकीपर पे या किसी सेलर पे अगर केस वगैरह करना होता है, तो वो सब कंज्यूमर के मुद्दों को, मसलों को सुलझाते हैं कंज्यूमर कोर्ट्स। अच्छा, क्या क्या राइट्स देते हैं कंज्यूमर कोर्ट्स हमें? राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू चूज़, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल, मतलब जो भी आपका नुकसान हुआ है उसको वापस उसकी भरपाई हो, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। अब कुछ कंज्यूमर कोर्ट्स हैं यहाँ पे, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, ठीक है, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन और डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम। फाइल टू प्रोसेस टू फाइल द कंप्लेंट, ये प्रोसेस है सारा, किस तरह से आप फाइल कर सकते हैं अपनी कंप्लेंट को। एंड ऑब्जेक्टिव, क्या क्या भाई इसके काम है, क्या क्या इसके एम है। तो ऑफर रिड्रेस टू द कंज्यूमर, जो भी कंज्यूमर को हानि हुई है, नुकसान हुआ है, उसको क्लेम, मतलब उसको रिक्लेम करना। सेलर को मतलब मेंटेन सेलर्स ओरिएंटेशन टूवर्ड फेयरली ट्रेडिंग, मतलब सेलर को कीप ऑन चेक रखना कि वो अपना काम ढंग से कर रहे हैं या नहीं, और कंज्यूमर के राइट्स को थ्रेट तो नहीं कर रहे हैं। और कंक्लूजन, एंड इसी के साथ आपका प्रोजेक्ट ख़त्म होता है। मैंने इसमें 8 टॉपिक्स ऐड किए थे। अब अच्छे से अपना प्रोजेक्ट बनाना। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।